स्टूडेंट। हमने सरकारी बजट पढ़ना शुरू किया था समष्टि में चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम राजस्व बजट के बारे में पढ़ चुके थे और कई ऐसी डेफिनेशन जैसे सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं, राजस्व प्राप्तियां, गैर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, राजस्व व्यय, ये सब हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पूंजीगत लेखा मतलब पूंजीगत बजट के बारे में। पूंजीगत बजट पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय दोनों को मिलाकर बनता है। अब क्या होता है पूंजीगत बजट और पूंजीगत प्राप्तियों और व्यय में क्या क्या आता है, यह हम इसमें पढ़ेंगे। पूंजीगत बजट केंद्रीय सरकार की परिसंपत्तियों के साथ साथ दायित्वों से संबंधित राशियों का वह लेखा है जो पूंजी में होने वाले परिवर्तनों का ध्यान रखता है। इसके अंतर्गत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं। ये सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं तथा उनके वित्तीय प्रबंधन को दर्शाते हैं। मतलब सरकार ने कैसे पैसे कहाँ लगाया और उस पैसे से क्या परिसंपत्तियाँ बनी सरकार की, उसके बारे में बात करता है। जैसे अगर सरकार ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, तो वो पूंजीगत में ही आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा और जो खर्चे करें, जैसे ना सब्सिडी, अनुदान दिया, किसी से उधार वापस लिया, तो वो सब आएंगे राजस्व में। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वह सभी प्राप्तियां जो दायित्वों का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। मतलब दायित्व को बढ़ाती हैं और वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है। पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य मद सार्वजनिक खर्च, जिसे सरकार द्वारा जनता से दिया जाता है, इसे बाजार ऋण ग्रहण कहते हैं। इसमें ट्रेजरी बिल की बिक्री के द्वारा रिजर्व बैंक और व्यवसायी बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से सरकार द्वारा ऋण ग्रहण, विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त कर्ज और केंद्र सरकार द्वारा ऋण की वसूली आदि शामिल है। अन्य मदों में लघु बचतें, डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र इत्यादि, भविष्य निधि और सार्वजनिक उपकरण PSU के शेयरों की बिक्री से प्राप्त निवल प्राप्तियां, इसे सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण की विनिवेश कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितनी भी पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो अगर हम किसी से कोई उधार ले रहे हैं, कोई पैसे ग्रहण कर रहे हैं, अब वो किसी भी काम में लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनसे हमने कर्ज लिया, उससे पुल, सड़कें, ये सब बनवाई, ठीक है। ऐसे भी जितने भी सार्वजनिक उपकरण हैं, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनके जो हमने शेयर बेचे, जिसे हम विनिवेश कहते हैं, तो वो भी किस में आएगा, पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा। उनको बेचकर हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही पूंजीगत व्यय, वह सरकार के व्यय जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्व में कमी आती है। मतलब भौतिक या परिसंपत्तियां बनाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको, पैसे आए और पैसे से हमने पुल बना दिया, सड़कें बना दी, तो वो सब क्या बना रही है, भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियां बना रही है और दायित्वों में कमी कर रही है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन का निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शेयर में निवेश और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारें एवं संघ शासित प्रदेशों, सार्वजनिक उपकरणों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्ययों को शामिल किया जाता है। कि हमने मशीन खरीद ली, सरकार ने पैसे जहाँ से आए, भवन का निर्माण करा दिया, हॉस्पिटल बना दिए, पार्क्स बना दिए, ठीक है। ये सब किस में आएगा, पूंजीगत व्यय में आएगा। पूंजीगत व्यय को भी बजट दस्तावेज में योजना और गैर योजनागत व्यय में के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसे तालिका 5.1 में क्रमांक संख्या 6 में दिखाया गया है। वित्त व्यय के अंतर्गत योजना एवं गैर योजना में अंतर स्थापित किया जाता है। इस वर्गीकरण के अनुसार योजनागत पूंजीगत व्यय का संबंध राजस्व व्यय के समान केंद्रीय योजना और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की योजना के केंद्रीय सहायता से होता है। और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का व्यय शामिल होता है। कहने का मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था योजनागत और गैर योजनागत, जो योजनाओं में पैसे लगेंगे वो सब किस में आएंगे, योजनागत में आएंगे, और जो योजनाओं के अलावा पैसे लगेंगे वो सब किस में आएंगे, वो सब गैर योजनागत में आएंगे। योजना कौन सी थी, पंचवर्षीय योजना, लेकिन अब 2017 के बाद ये योजनागत और गैर योजनागत जो विभाजन है ये खत्म कर दिया गया है बजट में, क्योंकि 2015 1 जनवरी को नीति आयोग की स्थापना हुई और तब से पंचवर्षीय योजनाएं बननी खत्म हो गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017
वही लास्ट बनी थी। उसके अलावा उसके बाद से अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। अब नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015, जिसके अंतर्गत अब थिंक टैंक के द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन वो योजनाएं दीर्घकालीन योजनाएं होती हैं, अल्पकालीन योजनाएं नहीं होती। 15-15 वर्ष के अकॉर्डिंग वो योजनाएं बनती हैं। और अब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि योजनाओं के ऊपर क्या खर्च किया जाए, गैर योजनाओं के ऊपर क्या। तो इसलिए अब ये विभाजन खत्म कर दिया गया है बजट में से। बजट प्राप्तियां और व्ययों का एक विवरण मात्र नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के कारण बजट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति का विवरण बन गया है। बजट के संबंध में तर्क दिया जाता है कि ये देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रतिबिंब है तथा इससे देश के आर्थिक जीवन का स्वरूप निर्धारित होता है। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2003 के द्वारा बजट के साथ 3 नीतिगत विवरण का होना अनिवार्य है। मध्यवर्ती वित्तीय नीति विवरण में विशिष्ट वित्तीय सूचकों के लिए 3 वर्षीय चल लक्ष्य रहता है, जो इस बात का परीक्षण करता है कि क्या धारणीय आधार पर राजस्व प्राप्तियों के माध्यम से राजस्व व्यय किया जा सकता है और बाजार ऋण ग्रहण सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग कितनी उत्पादकता के रूप में किया जा रहा है। राजकोषीय नीति संबंधी विवरण वर्तमान नीतियों का परीक्षण और महत्वपूर्ण वित्तीय उपायों से किसी प्रकार के विचलन के औचित्य का निर्धारण करते हुए वित्तीय क्षेत्र के सरकार के प्राथमिकताओं को तय करता है। समष्टि अर्थशास्त्रीय रूपरेखा संबंधी विवरण में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, केंद्र सरकार के वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है। मतलब जो ये अधिनियम आया था जिसका नाम है बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBM, इसके अकॉर्डिंग ये किया गया था कि इसमें 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। एक ये कि राजस्व घाटा जो है वो 0 हो जाना चाहिए और जो राजकोषीय घाटा है वो 3% पे आ जाना चाहिए। यही हमारे लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए थे, जिससे कि ज़्यादा पैसा, मतलब सरकार का ये कहना था कि पैसा तो हमारी आय तो हो रही है कम लेकिन व्यय हो रहा है ज़्यादा, तो हमें इस तरीके से व्यय करना चाहिए कि जो हमारी आय को भी बढ़ा सके और ऐसा व्यय हो जो हमारी परिसंपत्तियों को मतलब हमारे जो आगे जो है हमें हेल्पफुल रहे, हमें लाभ पहुँचाए। जैसे पुल बनाए, हाईवे बनाए, तो उससे उस हाईवे बनाने से भाई टोल टैक्स लगेगा तो सरकार की आय भी होगी, उससे हमें फ़ायदा भी होगा। तो ऐसा खर्चा करें जिससे फ़ायदा पहुँचे और कोशिश यही करें कि अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे खर्चा को ज़्यादा बढ़ावा दें। तो उसको देखते हुए ये 2 लक्ष्य रखे गए थे। राजस्व घाटा क्या होता है जब राजस्व प्राप्तियां कम होती हैं राजस्व व्यय की तुलना में, और राजकोषीय घाटा तब बनता है जब राजस्व घाटा उसमें जितनी भी देनदारियां उधारियां हैं सबको जोड़ दें, तो कौन सा घाटा बन जाएगा? राजकोषीय घाटा बन जाएगा। अभी टेबल दे रखी है। इसके बाद सरकारी घाटे के माप, कि अब सरकार के कौन कौन से घाटे होते हैं उसके माप कैसे हैं। तो वैसे राजस्व घाटा होता है, पूंजीगत घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है, और प्राथमिक घाटा होता है, पढ़ते हैं, और एक वित्तीय घाटा होता है। जब सरकार राजस्व प्राप्तियों से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को बजटीय घाटा कहते हैं। ये तो हमें पता ही है कि हमारे पास क्या है, एक आय है और एक व्यय है। अगर आय ज़्यादा है व्यय की तुलना में तो हमें अधिक बजट हो रहा है, मतलब बचत हो रही है हमारी। लेकिन अगर प्राप्तियां कम है व्यय की तुलना में तो हमें घाटा हो रहा है, और अगर दोनों बराबर हैं तो संतुलित हो रही है। लेकिन जब ये राजस्व में होगा, जब ये पूंजीगत में होगा, जब ये वित्तीय में होगा, तो हमें कैसे बताना है उसके बारे में इसमें आगे बताया हुआ है। तो सबसे पहले राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा कब होगा? जब राजस्व प्राप्तियां कम होंगी राजस्व व्यय की तुलना में। तो कौन सा घाटा होता है? राजस्व घाटा होता है। देखो, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, इसका मतलब क्या है कि व्यय अधिक है और प्राप्तियां कम है। तुलना 5.1 में क्रम संख्या 3 में दिखाए गए कि वर्ष 2008-9 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% था। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं चीज़ों का लेन देन शामिल किया जाता है जिसमें सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। मतलब वही चीज़ शामिल की होगी जिसमें जो वर्तमान आय हो रही है और जो व्यय हो रहा है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे शामिल किया जाता है। जब सरकार को राजस्व घाटा प्राप्त होता है तो उससे संकेत मिलता है कि सरकार निर्वाचित
कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को बचतों का उपयोग अपने उपभोग संबंधी व्यय के कुछ हिस्सों को पूरा करने के लिए कर रही है। इस स्थिति में सरकार को न केवल अपने निवेश के लिए अपितु अपने उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ऋण ग्रहण करना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, जब घाटा होगा तो आपको बाहर से पैसे उठाने पड़ेंगे, और बाहर से जब लेने पड़ते पैसे तब आपको जब आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हो, क्यों? क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आपकी आय है नहीं। इससे ऋण और ब्याज दायित्वों का निर्माण होता है। अगर हम बाहर से उधार लेंगे तो हमें उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, तो वो बढ़ जाएंगे, और सरकार को अंततः अपने व्यय में भी कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो आप क्या करोगे कि खर्चा कम कर दोगे, क्यों? क्योंकि हमें खर्चा अपना इतना बढ़ गया कि हमें बाहर से उधार लेना पड़ रहा है और उसके ऊपर हमें ब्याज देना पड़ रहा है। तो आपको अपना खर्चा बंद या कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा भाग व्यय के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए इसमें कटौती नहीं की जा सकती। क्योंकि राजस्व जो व्यय होता है वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कोविड टाइम था, कोरोना टाइम में लोगों को खाने को नहीं था, भूखे रह रहे थे बेचारे लोग, और उनकी स्थिति खराब थी। कई लोग बहुत दूर थे, उनको वापस अपने जगह पे लेकर आना, उनके घरों में वापस लाना, तो उस चीज़ों पर सरकार को खर्चा करना ही था, तो खर्चा करना ही पड़ता, और उसमें हम कटौती नहीं कर सकते। तो ऐसे ही होते हैं कुछ राजस्व व्यय जिसको बार बार आपको करना ही पड़ता है लोगों के कल्याण के लिए। तो जब सामाजिक कल्याण की बात है और तो हम उनको कल्याण संबंधी व्यय जो होते हैं उसमें हम कटौती नहीं कर सकते, इसलिए इसमें इस घाटे को कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इसके परिणाम स्वरूप विकास की गति धीमी होती है और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो फिर क्या होगा कि कभी जब अब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप नई मशीन नहीं खरीद सकते, नए ना भवन का निर्माण नहीं कर सकते, तो आपके जो जीडीपी है वो रुक जाता है। आप लोगों को पैसा नहीं दे सकते, कहीं निवेश नहीं कर सकते, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो जीडीपी है और कल्याण है उन पर दोनों पे कैसा प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है कि आपने जैसे पैसे जो लगाने थे बेरोजगारी को कम करने के लिए, तो आप नई फैक्ट्रीज बनाते, उद्योग बनाते, लेकिन अब कोरोना महामारी आ गई तो आपको लोगों को खाना देना है, लोगों को उनके स्थान पर पहुंचाना है, उनकी मदद करनी है। तो जो पैसा हम उद्योगों का निर्माण करने में लगाते, जो उद्योग बनते हैं, फिर लोगों को रोजगार मिलता, बेरोजगारी कम होती, ठीक है, और फिर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता, तो जीडीपी भी बढ़ती। लेकिन अब वो पैसा हमने किस पर लगा दिए? लोगों की कल्याण को और बेहतर बनाने के लिए लगा दिए, क्योंकि कोविड टाइम में सबको उससे उभारने के लिए लगा दिए। तो अब क्या हुआ कि उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया। तो इसलिए राजस्व घाटे को कम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कल्याण संबंधी है, और लोगों का कल्याण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस समय में जब लोगों को सरकार की ज़रूरत होती है, जैसा कि हमारी सरकार ने कोरोना टाइम में किया था। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। मतलब कुल व्यय मतलब आपने जितना खर्चा किया, ठीक है, उसको माइनस किया राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां। मतलब इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है। इसका एक और फॉर्मूला, ये तो सकल राजकोषीय घाटा है। अगर मैं सकल ना लेके सिर्फ राजकोषीय घाटा लूँ तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि राजस्व घाटे में जितनी देनदारियां उधारियां सबको जोड़ देंगे, तो वो सब क्या बन जाएगा? वो राजकोषीय घाटा बन जाएगा। लेकिन इसने जो फॉर्मूला दे रखा है वो है सकल राजकोषीय घाटा। वो क्या कहलाएगा कि कितना खर्चा हुआ, उसमें से हमने राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं, कि ऋण के अलावा हमने कितनी पूंजीगत प्राप्तियां करी, तो वो सब इसमें शामिल है। गैर ऋण कैसे? उधार लिया ना आपने, अपन ने पढ़ कर आए थे हम पूंजीगत प्राप्तियों में कैसे पूरी करेंगे कि हम लोगों से उधार लेंगे, बाहर की संस्थानों से उधार लेंगे, बाहर की गवर्नमेंट से उधार लेंगे, अपने बीच में जो लोग हैं उनसे उधार लेंगे, अपना ये होते हैं ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये गवर्नमेंट बेचेगी बाजार में, तो उसको उधार उठाएगी। तो वो सब उधार जो हैं वो सब इसमें जोड़ दिए गए। राजस्व प्राप्तियां जो हुई वो भी उसमें सबको जोड़ दिया, और कुल व्यय में से उसको घटा दिया गया। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? सकल राजकोषीय घाटा प्राप्त हुआ। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप सिंपल से ये भी याद कर सकते हैं कि राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस देनदारियां और उधारियां, सभी देनदारियां सभी उधार। गैर ऋण में सृजित पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जो ऋण ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए इससे ऋण में वृद्धि नहीं होती।
ठीक है। गैर ऋण मतलब जिससे आपको बिना ऋण के लिए आपने आपने जो पूंजीगत प्राप्तियां सृजित करी हैं, जैसे ऋणों की वसूली और सार्वजनिक उपकरणों में की बिक्री में से प्राप्त राशि। तालिका 5.1 में ये देखते हैं कि गैर ऋण से सृजित पूंजीगत उपकरणों की बिक्री से प्राप्त राशि